वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आज अपने विषय क्या है? देखिए, ज्ञान आत्मा चारित्र आत्मा तक अपने हो गया था, ठीक है। कषाय आत्मा उससे पहले है। थोड़ा सा एक भाई को डाउट आया तो कषाय आत्मा से स्टार्ट करती हूँ। कषाय आत्मा नाम आने के साथ साथ दिमाग में क्या आना चाहिए कि कषाय किसमें रह सकता है। तो एक पहला गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय है। भले ही 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म कषाय का ही विद्यमान है, पर है कसाई है। वैसे आप कहोगे कि 12वें गुणस्थान के पहले समय तक तो हमारे कषाय है, उस समय कटा, वो पहले समय में कट जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में खत्म हो जाता है। इसीलिए 12वें गुणस्थान का नाम भी अपने क्या दे रहे हैं, क्षय का ही नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर कषाय जब है, इसमें एक प्रश्न आया कि नियमा में कुछ नहीं रहेगा। कौन सा नियम? कषाय जब हमारे पास है, उसमें जो हमारे 12 उपयोग है, उसमें कषाय में 12 उपयोग में नियमा हमेशा रहेगा। ऐसा कौन सा उपयोग है? तो आया नियमा में एक भी नहीं। क्यों? सबसे पहले अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को क्या किए, सीधा उससे माइनस कर दिए कसाई में। देखिए, उसको छोड़ा है, मतलब शून्य में 2 डाला है। जब तक कषाय है तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव को हो ही नहीं सकता। यद्यपि केवल ज्ञान केवल दर्शन के समय मनुष्य बोलने में से कोई भूल नहीं होगा, कारण केवल ज्ञान केवल दर्शन अपने सब जानते हैं कि मनुष्य कोई होगा। तो फिर भी उसको शून्य में डाला। अब रहा हमारे पास 10। 10 में यदि कोई जीव 10वें गुणस्थान है तो उनमें दर्शन को कट कर दिया हमने। केवल दर्शन पहले गया, 3 दर्शन बचा। मैंने अवधि दर्शन को भी एक बार नहीं ले रही हूँ, केवल चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 2 को एक बार ले रही हूँ। तो 10वें गुणस्थान वो भी नहीं रहेगा। अब कोई 10वें गुणस्थान का जीव है तो आपके मन में आएगा कि ज्ञान सब लिया, अवधि ज्ञान उनको लिया, तो अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता है। ये तो श्योर है कि जहां अवधि ज्ञान है, चाहे विभंग ज्ञान है, अवधि दर्शन तो रहेगा। फिर भी 10वें गुणस्थान की जीव को अवधि ज्ञान आया और उनके पास वह अवधि ज्ञान है, तो क्या अवधि दर्शन उनके पास नहीं है? 10वें गुणस्थान में जब जीव घुसा, जिसका प्रयोग कर रहा है, किसका प्रयोग करे? अवधि ज्ञान का प्रयोग करा, उस समय वो दर्शन का प्रयोग नहीं कर पा रहे। जब तक उसका उपयोग आएगा तब तक वो क्या है, 10वां गुणस्थान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसको भी छोड़े तो दर्शन सब गया। अब जीव संयुक्त है, यदि वो दूसरा गुणस्थान व चौथा गुणस्थान से लेकर वो 10वें गुणस्थान का जीव है तो संयुक्त है। अब उनके संयुक्त है तो अज्ञान 3 को हमने माइनस फिर किया, भजना में डाला, कारण हमारे पास संयुक्त है। अब कोई जीव यदि वो मिथ्यात्वी नहीं सम्यक्त है तो हमने क्या किया, मिथ्यात्वी है तो अज्ञान को लेंगे, सम्यक्त है तो हम ज्ञान को लेंगे। तो हमारे दोनों में कौन सा लेना पड़ेगा ये तो मुझे पता नहीं है, सामने वाला कौन सी जीव है, सम्यक्त है ना मिथ्यात्व है। इसीलिए कषाय में नियमा कोई भी उपयोग नहीं ले सकती। जब जैसा जीव प्राप्त मुझे होगा उसी समय उसी के उपयोग को ले लेंगे। क्लियर? अब आते हैं, अब कषाय आत्मा के बाद ज्ञान आत्मा। ये भी ध्यान रखिए, ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा। कषाय आत्मा मैंने 10वें गुणस्थान तक बोला आपने, और कषाय भी जीव में जब तक रहता है केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हो, ये तो सही है। एक जीव को आपने 10वें गुणस्थान का अंतर्मूर्त बोलते हैं। अंतर्मूर्त में भी असंख्य भेद हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं भेद, कारण समय इतनी सूक्ष्म है कि एक आंख में जब अपने क्या बोलते हैं कि असंख्य समय बीत गया, वैसे सबसे छोटा जब अपने आयुष्य किसी का लो तो आप क्या बोलते हो, 256 अवलिका का लेते हो। उसमें सबसे बड़ा आयुष्य समय कितना लेते हैं आपको जानते हो? 1,6,7,7,2 व 1,6, मतलब 16 करोड़, मतलब 1,677,7,2,1,6, 16,77,216। इतने समय में क्या हो रहा है, वो एक बड़ा अवलिका ले लिया, बड़ा बड़ा समय ले लेते हैं। तो कितने समय बीत जाती है। एक आवलिका, आपने छोटा आवलिका में 256 आवलिका लिया, उसमें आपने छोटे आयु का समय लिया, एक जीव मिनिमम इतने समय तक जिएगा,
अंतर्मुक्त का वो आवलिका लिया। इस प्रकार बहुत बातें आती है। हमने 10वें गुणस्थान की बात की, इसीलिए ये बात भी आपके एक बार ध्यान में डाल दी। जब भी कोई बात मेरे ध्यान में आएगी बताते हुए आगे बढ़ने का भाव रखती हूँ। ज्ञान आत्मा चारित्र आत्मा, दो आत्मा की बात यहाँ एक साथ ले दी। ज्ञान आत्मा ले रहे हैं, चारित्र आत्मा ले रहे हैं। तो जब ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा कह दिया है तो आप सबसे पहले शून्य में जाती हैं, कारण हमारे पास ज्ञान की बात आ रही है। तो हम अज्ञान को सबसे पहले शून्य में डाल दिया। ज्ञानी व्यक्ति के पास अज्ञान कभी नहीं आएगा। जिस समय हमारी आत्मा ज्ञान, ऐसे आत्मा तो ज्ञान में ही है, ज्ञान से भरी हुई है। हमारी एक श्रावक जी है, बहुत अच्छे से बताते हैं समय सार में, उनको भी नमन। तो यहाँ ज्ञान आत्मा की जब बात आती है तो हमें पहले 3 माइनस में डाल दिया अज्ञान को। अब हमारे पास कितना बच रहा है? 9। 5 ज्ञान बचेगा और 4 दर्शन बच रहा है। हमने जब ये बात कह रहे हैं तो नियमा क्यों नहीं लिया? अब जब ज्ञान आत्मा है तो हमने नियमा डालना पड़ता है, कारण यहाँ तो मिथ्यात्व की बात है नहीं, परंतु हमने ज्ञान और चारित्र में नियमा नहीं डालने का कारण है कि जीव हमारे पास कौन से गुणस्थान का बैठा है। यदि कोई जीव हमारे पास दूसरा गुणस्थान का बैठा है तो उनके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा, दूसरे ज्ञान। यदि कोई चौथा गुणस्थान में बैठा है तो उनके पास हमारे 3 ज्ञान भी हो सकता है। उनके पास कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अब्धि ज्ञान और अब्धि दर्शन भी उनके पास आ सकता है। तो ये भी उनके पास हो सकता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये भी उनके पास हो सकता था। परंतु यदि कोई छठा गुणस्थान में बैठा है तो उनके पास मनप्रिय ज्ञान भी आ सकता था। परंतु सबसे पहले अब 10वां गुणस्थान में जाएंगे, कारण ज्ञान और चारित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। हम 10वां गुणस्थान में पहले हमने दर्शन को माइनस कर दिया पहले। अब यदि मैं 13वां गुणस्थान में बैठी हूं तो मैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन को ले लूंगी, और हम नहीं बैठे तो उनको माइनस करेंगे। अब आप बताओ कि आप कौन से गुणस्थान में है? तो नियमा बताओगे। नियमा तब होता है कि प्रथम से लेकर लास्ट तक उसके पास वो चीज हमेशा रहेगा। यदि केवल ज्ञान केवल दर्शन आ जाए तो सारे के सारे चला जाएगा, 2 ही रहेगा। तो बाकी सब कैसे? एक बार तो आप ले लिए, माइनस कर नहीं सकते। और यदि हम चौथा गुणस्थान वाला जीव को ले लें तो उनके पास मनप्रिय ज्ञान भी नहीं आएगा, तो हम कैसे ले लें? इसी प्रकार आप नियमा ज्ञान में नहीं ले सकते, चारित्र में भी वही बात आपको कहना है कि जीव कौन से गुणस्थान में, यथा के चरित्र में, सामायिक चरित्र में, कौन से चरित्र में बैठा है, कौन सा गुणस्थान में है, उस हिसाब से उस चारित्र में उपयोग आकर ऐड होगा। क्लियर? इसीलिए नियमा नहीं। अब कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म लेशा, 5 लेशा लिया गया। शुक्ल लेशा को अलग करना पड़ेगा, कारण शुक्ल लेशा निश्चित कहां मिलती है? 8वें गुणस्थान से लेकर 13वां गुणस्थान तक जीव के पास निश्चित क्या रहती है? एक शुक्ल लेशा, 14वां तो अलेशी बन जाती है। तो अब हमारे यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म लेशा, ये हमारा गुणस्थान कौन सा होगा? 7वां गुणस्थान तक, हमें 7वें गुणस्थान तक का बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में केवल एक अचक्षु दर्शन लिया, कारण जीव के पास यदि कृष्ण लेशा है, नील लेशा, कापोत, तेजस, पद्म है, जीव मिथ्यात्व भी हो सकता है। तो आप कैसे बता सकते हो? कारण यहाँ पर आपके 7वें गुणस्थान की बात बताने के लिए हमें सबसे पहले केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 उपयोग को पहले से शून्य में डाल दिया। वो तो आएगा नहीं हमारे पास, कारण हम 7वें गुणस्थान तक की बात कर रहे हैं। तो ये शून्य में गया। अब हमारे पास कौन सा बचा है? यहाँ पर हमारे पास 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, चक्षु दर्शन, अब्धि दर्शन, ये हमारे पास बचा है। तब 4 ज्ञान बचा। क्यों 4 ज्ञान क्यों बचा हमारे पास? यहाँ पर 5 ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ दिया। 3 अज्ञान बचा है, चक्षु दर्शन, अब्धि दर्शन लिया है, अचक्षु दर्शन यहाँ पर नहीं लिया, इसीलिए 9 लिया, 10 था। एक हमारे पास नियम आ चुका है। जो भी हमारे पास है, चाहे कृष्ण लेशा हो, चाहे नील लेशा हो, कापोत लेशा हो, ये हम अपर्याप्त अवस्था में हमारे पास अचक्षु दर्शन रहेगा। यदि हम छठा गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, व चौथा गुणस्थान में आकर, चौथा तो अपर्याप्त में भी रहता है, तो 5वां, छठा, 7वां गुणस्थान का जीव है, पर्याप्त में है, तो भी उसके पास अचक्षु दर्शन तो रहेगा। अपर्याप्त में भी
पर्याप्त में भी, तो इसीलिए निश्चित रहेगा 7वें गुणस्थान तक। तो इसके पास हमारे अचक्षु नियमा हुआ। बाकी लेश्या जो हमारे पास है उसमें निश्चित हम नहीं कह सकते कि ये उपयोग हमारे पास रहेगा। एक तो सम्यक और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भी लेना पड़ेगा, तो उसके अपेक्षा आपका सारा इधर उधर हो गया। दूसरा, केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा नहीं, इसीलिए 2 उनके पास माइनस हो गया। अब शुक्ल लेश्या की बात आई, तो शुक्ल लेश्या में भी देखिए नियम आने लिया। यदि भी शुक्ल लेशा हमारे पास कब कब रहते हैं, शुक्ल लेशा 14 गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा हो सकता है, 5वें भी हो जाए, छठा में भी हो सकता है। शुक्ल लेशा तो मना नहीं है, छठा गुणस्थान में तो 6 की 6 लेशा प्राप्त होती है। परंतु शुक्ल लेशा की बात जब कर रहे हैं, तब आपने एकेंद्रीय को छोड़ देना, एकेंद्रीय को छोड़ दिया, बाकी में आप जब ले रहे हो जीव, मनुष्य जीव बैठा है, तो पहला गुणस्थान में भी आप कितनी लेशा ले रहे हो? ध्यान से सुनिए, पहले गुण स्थान में जीव बैठा है, उसके पास भी शुक्ल लेशा हो सकते हैं, अभवी के पास भी हो सकता है। कारण जब नौ ग्रेविक में जा रहा है तो आप सीधा बोलना, कोई प्रश्न करे ना, आपको उसी का उत्तर किंतु तर्क के साथ देना है, इजी चीज है। आप उस समय सोचेंगे पहले गुण स्थान में शुक्ल लेशा बोलूं कि नहीं बोलूं, आप तुरंत अभवी में चले जाओ। अभवी में जाकर कहो कि अभवी नौ ग्रेविक में जा रहा है, आपको पता है, तो वहां कौन सी लेशा है? वहां एक ही लेशा आपके पास, तो उनके पास शुक्ल लेशा आई कि नहीं? आई ना, आ गई। तो इसके मतलब अब मिथ्यात्व में भी शुक्ल लेशा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शुक्ल लेशा वाला जीव मिथ्यात्वी है ना सम्मित्व है, हमें पता नहीं। ठीक है। अब यदि वो ऊपर का गुणस्थान में 13वां गुणस्थान में बैठा है, शुक्ल लेशा है 13वां गुणस्थान में, तो जब वो शुक्ल क्या है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन उनके पास होगा, तो बाकी उपयोग सारा माइनस करो। तो मिथ्यात्व वाला वैसे पहले माइनस किया सम्यक दृष्टि से, मिथ्यात्व है तो उसको लिया, तो उसके क्या समय ज्ञान को माइनस किया। जब हमारे पास केवल ज्ञान केवल दर्शन आया, तो हमने सारे के सारे उपयोग को माइनस किया, हमारे पास 2 ही रहा। तो हम नियमा में शुक्ल लेशा में भी नहीं ले सकते। यहाँ आपको लिखने के समय पहली एक बात लिखना कि अभवी की अपेक्षा भी, मिथ्यात्व की अपेक्षा भी शुक्ल लेशा होती है। कैसे? ये उदाहरण आपको बताया। फिर आप 10वां गुण स्थान लोगे, फिर आप कहोगे कि पता नहीं जीव सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, इसीलिए ज्ञान में कंट्रोवर्सी चल रहा है। फिर यदि कोई व्यक्ति, सब मैंने छोड़ दिया, हमने केवल ज्ञान को लिया, तो बाकी हमारा सब ज्ञान को दर्शन को मुझे छोड़ना पड़ा, एक ज्ञान एक दर्शन को हमने लिया, तो हमारे पास नियम में कुछ नहीं आया, सारे के सारे 12 के 12 बचना आई। कारण शुक्ल लेशा हमारे पास पहला गुणस्थान से लेकर 13वां गुणस्थान तक हमारे पास रहता है। आप उसी समय एकेंद्री द्विंद्री की बात न करते हुए शुक्ल लेशा में पहला गुणस्थान से 13वां गुणस्थान की बात करें। अब आलेशी, बस आलेशी में तो अपनी कोई बात ही नहीं है, 14वां गुण स्थान की बात कर सकते हैं। सिद्धों की बात करें, वहां तो 2 ही उपयोग निश्चित अपने को मिल रहा है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसीलिए पहले शून्य में चला जाए, तो वहां हमारा 10 का 10 क्या कह रहे हैं, इन्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। तो अब बचा कितना? 2, तो 2 इनके पास चाहे वो सिद्ध हो जाए तो भी उनके पास रहेगा, इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं। हम नियमा में अलेसी में 2 उपयोग को डाल दिया। अब आते हैं सम्यक दृष्टि। जब हमारे पास सम्यक दृष्टि भी आई, तो हम पहले शून्य को देखते हैं, अज्ञान को तो माइनस कर दिया, कारण सम्यक दृष्टि जीव है तो उनके पास ज्ञान ही रहेगा, अज्ञान का कोई प्रश्न नहीं। तो हमारे पास बचा कितना? 9। तो फिर हम सम्यक दृष्टि जीव है, तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं नियमा लिया? अब तो हमें नियमा लेना चाहिए था। नहीं, सम्यक दृष्टि कहा है, ऐसा तो कहा नहीं कि ये उपशम सम्यक दृष्टि है, ना क्षैपशम सम्यक दृष्टि है, ना छायक सम्यक दृष्टि है, ये बात तो मेंशन नहीं किया। तो फिर हम कैसे करेंगे? इस अपेक्षा से पिछले वही बात आ जाएगी, यदि जीव क्षैपशम सम्यक है तो उसके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, तो वो फिर 2 छोड़ा। क्षैपशम सम्यक वाले जीव भी 10वां गुणस्थान में जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, तो उनके पास दर्शन नहीं होगा। अब जीव यदि उसका दर्शन भी गया, वो भी गया, अब आपके मन में आएगा
क्या हमने यहाँ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो ले सकते थे सम्यक दृष्टि के हिसाब से, कैसे ले लें? यदि हमारा केवल ज्ञान केवल दर्शन व्यक्ति छायक सम्यक्ति वाले आते हैं, 13वां गुण स्थान वाले छायक सम्यक्ति जीव मेरे पास है। सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग है। कौन सी सम्यक दृष्टि है? ये प्रयोग नहीं है, इसीलिए 13वां गुण स्थान वाला जीव आए तो शेष जो हमारे उपयोग है वो सारा चला जाएगा। तो हम किस अपेक्षा से नियम लें? सम्यक दृष्टि जीव में भी आपको पूछा जाए कि उपयोग में आप नियमा कितना लोगे, पहले दिमाग में सेट करना और सामने वाले व्यक्ति को पूछना, भाई आप कौन सी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो हमारे पास, उस हिसाब से मैं आपको उत्तर दूंगी। यदि आप एक सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करें उस समुच्चय के रूप में, तो नियमा एक भी उपयोग नहीं होगा, भजना में डालना पड़ेगा और आपको सारे सम्यक्त की बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, मिथ्या दृष्टि। अच्छा, अब आते मिथ्या दृष्टि आ गए तो हमारा नियम आ गया, कारण अब हमारे पास एक ही गुण स्थान है, निश्चित रूप में हम एक ही गुण स्थान में जीव को देख रहे हैं। जब हम कंटिन्यू जीव को एक ही दृष्टि में देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि उनके पास विभन ज्ञान को हम भजना में डालेंगे, परंतु हमने मति अज्ञान श्रुत अज्ञान अचक्षु दर्शन तो उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त में भी दोनों में ही से निश्चित रहेगा। तो ये ले लिए, बाकी हमें 6 को पहले माइनस कर दिया, कौन सा? 5 ज्ञान, 5 ज्ञान को हमने छोड़ दिया, छठा हमने दर्शन में केवल ज्ञान को छोड़ दिया, तो 6 हमारे शून्य में चला गया निश्चित रूप में। अब बचा 6 में 3 हम भजना में लिया, कारण जो भी जीव है चाहे वो अब अभी भी है और नवग्रहिक में भी बैठा है तो उनके पास यही चीज निश्चित रूप में मति श्रुत ज्ञान नहीं है उनके पास। भले उन्होंने 9 पूर्व की पढ़ाई भी की होंगी, बहुत कुछ सीखे होंगे, उनके पास जानकारी के रूप में काफी चीज हो सकती है, बट 5 चीज उनके पास नहीं रह सकती। देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा रूप में जो श्रद्धा नहीं रही, तत्व के प्रति जो श्रद्धा उनमें नहीं रहेगी, उनमें भाव क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकते हैं। कोई भी चीज के प्रति उनको संदेह आएगा ही आएगा। जो भी तत्व उनके सामने रहता है विपरीत तो सोचता सोचता साथ में वो ये भी सोच रहा है कि मैं सही हूं, मैं जो कह रही हूँ सही है, तो उनकी दूरदृष्टि तभी कम हो जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी सम्यक्त आती है। अभी सम्यक्त की बात मैं नहीं कह रही हूँ, कारण आपको इतना जानकारी दे रही हूँ कि बाप एक ही परिभाषा लेके नहीं सम्यक्त को ये करें, काफी चीजें आती है। पर सम्यक दृष्टि जीव वही होगा जिसे किसी भी परिस्थिति में वो अलग नहीं सोचेगा, वो एकदम अपनी जगह दृढ़ रहेगा। दृढ़ता जिसको रहती है उन्हीं को एकाग्रता भी रहती है। किस चीज में एकाग्रता? जो जो चीजें बता रही उसमें एकाग्रता भी आती है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा में एकाग्रता शब्द भी आते हैं, जागरूक शब्द भी आते हैं। किसके प्रति? जो जो मैंने उच्चारण किया उस सबके प्रति एकाग्रता होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, देव गुरु धर्म के प्रति उनको निष्ठा होनी पड़ेगी, तत्व के प्रति संपूर्ण श्रद्धा होना पड़ेगा। ये सारी चीजें उनमें रहेगी, परंतु यदि भी इतना उनको जानकारी भी हो जाए तो भी उनके मिथ्या दृष्टि व्यक्ति रहेंगे। बाकी केवली जाने, केवली के ऊपर छोड़ देना चाहिए अपने को। अब आते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, अब ये सारे भजना में जो दिया है विभंग ज्ञान, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। अब देव नारक में है मिथ्या तो उनके पास निश्चित होगा, और यदि कोई जीव मनुष्य तिरंज है तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस अपेक्षा भजना है। चक्षु दर्शन अवधि दर्शन को हमें क्यों लेना पड़ा? इसमें चक्षु दर्शन अपर्याप्त अवस्था में जीव है तो भी ये निश्चित अवस्था में उनको पास रहेगा। ये चक्षु दर्शन उनके पास अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहेगा, बाद में आएगा। अब ये देखेंद्रीय जीव बैठा है पहले गुणस्थान में तो उनके पास चक्षु तो रहेगा, चक्षु दर्शन नहीं रहेगा, है तो वो भी पहले गुणस्थान में। तो हम त्रियंद्रीय तक जीव ले, आपको सारा कैलकुलेशन करना है। आप बोलेंगे इजी चीज है, चीज इजी है, पर जिस समय आप पढ़ रहे हो आपको प्रश्न आएगा कि अरे अपनी चक्षु दर्शन क्यों नहीं लिया, या तो 10वें गुणस्थान की बात भी नहीं थी तो फिर क्यों नहीं ली? तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय ये कहाँ बैठा, ये भी केंद्र है तो पहले गुणस्थान के जीव, तो वहां चक्षु दर्शन आप कैसे ले लोगे? तो सारे जीव को लेना है, एक केंद्र से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव इसमें समा गए और मिथ्यात्व में
जब जब आप देख रहे हो तो ये सारे इंद्रिय वेश करके आप देखोगे तो भजना और नियमा को समझ में आ जाएगा। अब सम्यक दृष्टि की बात आई। जब हम सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात, मतलब तीसरे गुणस्थान की बात करें, जब हम तीसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं तो उसमें अपर्याप्त में मति अज्ञान श्रुति अज्ञान तो रहेगा। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इसमें लिया तो पहले गुणस्थान में तो चक्षु दर्शन को नहीं लिया, तो फिर तीसरा गुणस्थान में क्यों लिया? निश्चित पर्याप्त होना ही पड़ेगा जीव को, और पंचेंद्रिय होना पड़ेगा। जो जीव पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, उसी में ही ये गुणस्थान आता है। उस अपेक्षा से इसे लिया। भले ही तीसरा गुणस्थान और पहले गुणस्थान दोनों सामने रखे तो तीसरा गुणस्थान बेटर ने बेस्ट है। पहले गुणस्थान और तीसरा गुण दोनों सामने रखे तो जीवन में तीसरा गुणस्थान बेस्ट है। क्यों? कारण एक बार जिसको तीसरा गुणस्थान भी प्राप्त हो गया वो भी मोक्ष जाएगा, कारण वो सम्यक तो होने के बाद तीसरा गुणस्थान में आएगा। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व से निकल चुका है, निकल चुका है। इसीलिए अब चौथे गुणस्थान में जो जीव बैठा रहता है, वो जीव आपको यदि पूछा जाए कि वो जीव क्या किससे जा सकता है, कौन से गुणस्थान में जा सकता है, बा कोई सम्यक उपशम पहले प्रथम उपशम कोई प्राप्त करना चाह रहे, कोई जीव करने जा रहे, तो भी वो जीव क्या है, यदि शुद्ध पुंज करे तो सम्यक्ति बनेगा, वो अशुद्ध पुंज करे तो मिथ्याति बनेगा, और अर्ध के जा शुद्ध पुंज करे तो तीसरे गुणस्थान में जाएगा। तो तीसरा गुणस्थान पहले गुणस्थान से बहुत बेहतर है, बस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें विभंग अज्ञान की बात जो मैंने पहले बताई वही चीज है, इसमें भी 6 चीज को छोड़ दिया आपने। ठीक है, 5 ज्ञान को छोड़ दिया, कारण है तो ये तीसरा गुणस्थान, तो ज्ञान तो रहेगा ही नहीं और केवल दर्शन भी नहीं रहेगा, इसीलिए 6 चीज को यहाँ छोड़ दिया गया। अब बाकी आ रहा है मति और श्रुत ज्ञान। नियमा में मति और श्रुत ज्ञान। अब आपको मन में आएगा इतनी देर तो आपने नियमा में ज्ञान को नहीं डाल रहे थे और मति श्रुत ज्ञान में नियमा में डाल रहे हो। यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, नाम से उल्लेख कर रहा है। यदि आपको ये नाम से उल्लेख करे प्रेम लता बाई कहाँ रहती है, मतलब पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में पूछ लिया आपने कि वो कहाँ रहते हैं, मनुष्य नाम का प्रयोग नहीं किया। यदि मनुष्य कह रहे तो आप क्या बोलोगे? मनुष्य लोक में रहते हैं, मनुष्य तश नाड़ी में रहते हैं, आपको ये सब बोलना पड़ेगा, तत्व ज्ञान जानने वाला व्यक्ति। परंतु पर्टिकुलर नाम लिया, प्रेम लता का नाम लिया, तो आप मेरे बारे में बोलो। वैसी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पर्टिकुलर उस ज्ञान के बारे में बोले तो दो ज्ञान तो रहेगा नियमा, वो कहाँ जाएगा? इसीलिए वो 2 ज्ञान नियमा हो गया। अब उसके बाद अब आपको बोलेंगे जिसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है उसमें चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की बात नहीं होगी। अब तो मन में प्रश्न आ सकता है ना, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हमारे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जब है तो यहाँ पर अवधि मनप्रम और 3 दर्शन को भजना में क्यों डाला? जिसके पास मति ज्ञान है, जिसके पास शुद्ध ज्ञान है, उसके पास अचक्षु दर्शन नहीं रहेगा क्या? हिसाब से रहना चाहिए ना, आपके मत के हिसाब से अचक्षु दर्शन तो कम से कम रहना चाहिए ना, तो फिर अचक्षु दर्शन क्यों नहीं है? 10वें गुणस्थान में यदि जीव बैठा है और उसके पास अवधि ज्ञान नहीं हुआ है, उसके पास मनोप्रयोग ज्ञान भी नहीं है, तो भी उनके पास मति और श्रुत ज्ञान तो निश्चित रूप में है। कारण मति और श्रुत ज्ञान की बात हम 11वें गुणस्थान तक कर सकते हैं, बीच में 10वें गुणस्थान आया, और 12वें गुणस्थान में भी मति श्रुत लेंगे, किंतु बीच में 10वां गुणस्थान आया, वहां पर दर्शन की बात नहीं कर सकते मति श्रुत होते हुए भी। तो हम यहाँ पर यदि जीव को 10वें गुणस्थान की अपेक्षा पहले समझ ले तो हमारा मन कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि यह दर्शन इसीलिए नियम में नहीं लिया, भजना में लिया कि जीव कौन से गुणस्थान में है। क्लियर? अब आगे बढ़ती हूं। तो फिर ये भजना बाकी हो गया, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। अब 5 हमारा क्या डाला, अब आप ध्यान से देखिए, 12वें गुणस्थान तक की बात है। इसका प्रूफ कैसे करें? शून्य में जाए, 5 बैठा है, सबसे पहले केवल ज्ञान केवल दर्शन को माइनस कर चुका है, उस कभी भी नहीं होगा जब तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो 2 चला गया। अब 3 और कहा हमारे पास रहा, अज्ञान 3 को माइनस कर दिया तो 5 माइनस हो गया। ठीक है, अब अवधि ज्ञान की बात आती है। ठीक वैसे ही अवधि ज्ञान में भी आपको 10वां स्थान भी लेना पड़ेगा, इसीलिए दर्शन को
भजना में डाला गया। ठीक है, तो 4 3 प्रथम दर्शन है, क्या दिया 4 कुछ हो रहा है, क्या दिया है भजना में 4 को, क्या दिया, एक तो मन प्रज्ञान कुछ ले लिया, कारण मन प्रज्ञान सबको होगा, कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर अवधि ज्ञान की बात करें तो अवधि ज्ञान को लेना पड़ा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को लिया, अवधि ज्ञान की बात करें इसीलिए अवधि ज्ञान को डाला। मन में आ सकता है अरे अवधि ज्ञान है तो क्या मन प्रज्ञान नहीं हो सकता है, हमने अवधि ज्ञान की बात करें और जिस समय हमारे पास अवधि ज्ञान है उस समय मति और श्रुत होना ही पड़ेगा। ठीक है, कारण 12वें गुणस्थान तक अवधि ज्ञान यदि रह जाए तो परम अवधि ज्ञान होगा, वो कन्वर्ट किस में होगा, केवल ज्ञान में। यदि वो मन प्रयोग ज्ञान रह गया 12वें गुणस्थान में गया तो वो रीजु मति विपुल ज्ञान नहीं होगा, वो रीजु नहीं रहेगा, वो विपुल मति मन प्रयोग ज्ञान होगा। और विपुल मति मन प्रयोग ज्ञान अप्रतिपाती होता है, वो निश्चित रूप में केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। तो हम अब क्या करें, हमारे अवधि ज्ञान की बात करेंगे तो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान को हमने नियम में साथ में लेकर अवधि ज्ञान को किया, अवधि ज्ञान अकेला नहीं रह सकता। 3 नियम बाकी हमारे भजना में डाले और 5 वैसा ही हमारा क्या हुआ, शून्य में डाल दिए। ठीक मन प्रयोग ज्ञान में भी वही बात करना है। जब मन प्रयोग ज्ञान हो, अपनी भगवती अच्छी तरह पढ़े हैं, 3 ज्ञान एक साथ हो सकता है, मति श्रुत अवधि, 3 और ज्ञान दूसरा नाम दिया मति श्रुत और मन प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान एक साथ हो सकता है, मति श्रुत अवधि मन प्रयोग ज्ञान, बट केवल ज्ञान होने से सारा उसमें समा गया, इसीलिए मैक्सिमम साधु को एक साथ 4 ज्ञान हो सकता था। अब अभी अपने को एक एक ज्ञान के बारे में बताना था, किंतु मति और श्रुत अकेला होता नहीं, इसलिए 2 एक साथ बताया। अवधि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ होगा, मन प्रयोग ज्ञान मति और श्रुत के साथ होगा, इसीलिए ये नियम में डाला गया। आगे जो बात थी 4 जो उपयोग हमारे भजना में डाला गया उसमें 3 डाला गया है दर्शन का और 10वें गुण स्थान की अपेक्षा, और अवधि ज्ञान है, जरूरी नहीं मन प्रयोग ज्ञान होगा तब हमारे अवधि ज्ञान होगा ही, इसलिए वो भजना में डाला गया। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात आई, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है तो सब हमारे क्या है, शून्य में 10 को डाल दो, 2 को रखना, भजना कुछ होता नहीं, यहाँ डामा डोल टमाटोल कुछ नहीं है, मैं आ जाऊं मैं आऊं को नहीं, मैंने वो आवे को नहीं मैंने आवे। पढ़ाने के समय हम यदि आपको बार बार बोलूंगी कि अरे ये तो नहीं ये तो नहीं ये तो थोड़ा सा क्या होता है क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, फिर भी असत्य नहीं बोलना, नहीं आए तो बोल देना कि भी हम कल बताना है, देख के भाव बताना है। फिर भी केवल ज्ञानी तो ये सब कुछ बोलेंगे नहीं, उनके पास तो क्या है, पूर्ण ज्ञान है, तो उनके ना तो इधर ना उधर। अब आते हैं मति श्रुत अज्ञान, जब उनके पास अज्ञान हो तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं मिथ्या दृष्टि के, सेम मिथ्या दृष्टि वाली बात है, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान चक्षु दर्शन निश्चित रहेगा। कारण जब हमारे पास अज्ञान जिस व्यक्ति के पास है, जीव के विचार में किसके पास ही ना हो, मति श्रुत अज्ञान जिस जीव के पास है उनके पास ये 3 निश्चित रहेगा। बाकी देव नारकी की अपेक्षा विभंग ज्ञान आ भी सकता है, तिरंच मनुष्य के अपेक्षा भी वही बात है, उनके लिए नियम हो जाएगा कि विभंग ज्ञान, किंतु यहाँ देव की बात नहीं है ना, यहाँ अज्ञान की बात है। और जब हम अज्ञान की बात करें तो समुचित जीव की दृष्टि से जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके बारे में बात करें, तो ज्ञान को पहले 5 ज्ञान और केवल ज्ञान को हमने शून्य में डाल दिया जैसे मिथ्या दृष्टि में डाले थे। आगे विभंग ज्ञान अज्ञान, विभंग को ज्ञान क्यों कहते हैं ये आप जानती हैं, विभंग ज्ञान शब्द क्या दिया है उसी में वो डाल दिए हैं कि जो ज्ञान है वो विभंग है, मतलब उल्टा है, इसीलिए इनको विभंग ज्ञान कहा जाता है। यदि ज्ञान के साथ अज्ञान लगा दें तो विभंग प्लस अज्ञान होने से वो ज्ञान हो जाता, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमें विभंग अज्ञान नहीं देकर ज्ञान दिया। अब क्या दिया है 5 3 अज्ञान अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, ये नियम डाला। जब विभंग ज्ञान है तो उनके पास क्या रहेगा, 3 ज्ञान जो है, विभंग ज्ञान भी मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान निश्चित होगा, जैसे हमने अवधि दर्शन में लिया था, अवधि ज्ञान में लिया था, देखो 3 है मति श्रुत अवधि। ठीक है, परंतु यहाँ अचक्षु अवधि दर्शन दोनों लिया, क्यों, कारण ये 10वें गुण स्थान का जीव नहीं है, ये पहला गुण स्थान का जीव होने के कारण यहाँ पर आपको नियमा में अवधि ज्ञान में 3 लिया, विभंग ज्ञान में 5 लिया, कारण ये पहले गुण स्थान में बैठा है, इसीलिए इनके पास
दर्शन भी निश्चित रूप में रहेगा। अब बात चक्षु दर्शन की बात आई, विभंग ज्ञान की बात कह रहे हैं और अचक्षु दर्शन की बात है। जीव जब जाते हैं देवनारकी में तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसे क्या है, विभंग ज्ञान हो जाता है। संगी हो तो विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में हो जाएगा। इसीलिए अचक्षु को लिया, चक्षु को भजना में डाला कि जीव कहाँ है, अंतराल गति में है कि जीव उत्पन्न हो गया, इसीलिए चक्षु दर्शन को भजना में डाला गया है। अब आए चक्षु दर्शन। जब हमने पर्टिकुलर चक्षु दर्शन की बात करेंगे तब वहां पर अचक्षु दर्शन निश्चित रहेगा। जिस जीव के पास चक्षु दर्शन हो तो अचक्षु दर्शन अवश्य होगा। कारण जब भी हमारे इंद्रियां बनती है तो पहले सारी इंद्रियां बन जाएगी, तो चक्षु दर्शन जब आएगा, अचक्षु दर्शन तो स्पर्श होने से ही आ जाता है, तो सारे के सारे इसीलिए इस प्रकार की बात है। अब बाकी ज्ञान के बारे में 8 को भजना में क्यों डाला, कारण 2 को माइनस करना पड़ेगा। जब तक चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की बातें आती है तो 10वें गुणस्थान हम नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको मन में आएगा कि 10वें गुणस्थान की बात क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते, कारण हमारा पर्टिकुलर चक्षु दर्शन को लिया है, उसमें चक्षु दर्शन में कितना उपयोग है ये बात बताना है, तो हमें 10वें गुणस्थान की बात नहीं करनी, बट केवल ज्ञान केवल दर्शन की बात हमें करनी पड़ेगी। उस समय उनका चक्षु दर्शन नहीं रहेगा, इसलिए उसको भी शून्य में डाल दिया गया। इसलिए यहाँ पर देखिए 10 उपयोग की बात है, 9 भजना में और 1 आपके क्या दिया है चक्षु दर्शन में, 8 भजना में और 2 अचक्षु नहीं, चक्षु दर्शन की बात कर रही हूं, तो वहां 2 आपके नियमा डाल दिया। चक्षु होने से चक्षु निश्चित होगा, 8 भजना है। अब यहाँ भी सम्यक और मिथ्यात्व की बात आई, उस अपेक्षा से हुई, केवल ज्ञान को माइनस कर दिया। क्लियर। अब अचक्षु दर्शन आएगा तो यहाँ पर भी वही बात है, अचक्षु दर्शन जीव में जिस समय है, अचक्षु दर्शन तो जीव में रहेगा, अचक्षु दर्शन की बात है तो अचक्षु दर्शन रहेगा। ठीक है। अब वो सम्यक है, मिथ्यात्व है, जिस प्रकार के जीव है उनके पास अवधि है नहीं है, इसमें सारे को भजना में डालना पड़ेगा। क्लियर। और केवल ज्ञान केवल दर्शन अचक्षु दर्शन है तो उनके पास होगा ही नहीं, तो उन दोनों को हमें शून्य में डाल दिया। ठीक है, आज यहाँ तक कराना ठीक रहेगा। भाई अभी जो आप पढ़ाई अचक्षु दर्शन, तो अचक्षु दर्शन में जो शून्य 2 लिए वो